Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने इफ एल्स, स्विच, लूपिंग स्ट्रक्चर, जंपिंग स्टेटमेंट्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग विद फंक्शंस इन सी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फंक्शन सी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का यूज होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि फंक्शन को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन को यूज करने का क्या क्या बेनिफिट है। स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के साथ। सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की वह टेक्निक है जिसमें हम एक लार्ज प्रोग्राम को लॉजिकली इंडिपेंडेंट स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं। ईच मॉड्यूल जो है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होता है और उसको हम सेपरेटली उस मॉड्यूल को राइट करते हैं और हम एक पूरे प्रोग्राम को उस जो उन मॉड्यूल्स हैं जो उन मॉड्यूल्स के कलेक्शन के फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो किसी भी मॉड्यूल का एक यूनिक नेम होता है। उस मॉड्यूल के अंदर कुछ सीरीज ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम राइट करते हैं। जब भी हम किसी मॉड्यूल को यूज करते हैं तो किसी मॉड्यूल के लिए एक ही एंट्री पॉइंट होता है तथा एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। उस एंट्री पॉइंट के थ्रू प्रोग्राम कंट्रोल उस मॉड्यूल के अंदर एंटर कर सकता है और एग्जिट पॉइंट से जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल है वो फिर से जो जिस भी मॉड्यूल ने उसको कॉल किया था उस कॉलिंग मॉड्यूल को रिटर्न होता है। फिर लाइब्रेरी ऑफ मॉड्यूल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हमें जरूरत हो हम उन मॉड्यूल्स की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं और उस लाइब्रेरी को हम दूसरे प्रोग्राम्स में भी राइट कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा क्योंकि हमें बार बार एक ही फंक्शनैलिटी के लिए मॉड्यूल्स को हमें राइट नहीं करना पड़ेगा, लाइन ऑफ कोड हमें राइट नहीं करना पड़ेगा। हम सिंपली जो भी हमने पहले से जो भी कोड राइट कर रखा है मॉड्यूल के फॉर्म में हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज ले सकते हैं। मॉड्यूल जब भी हम यूज करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर तो प्रोग्राम के अंदर एरर को ट्रेस करना बहुत ही इजी होता है। हम एरर के लोकेशन का पता कर सकते हैं जिससे कि हम प्रोग्राम के इजीली डिबग करके एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपके जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, इन सब में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज होती है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बेसिकली इन सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें फंक्शन के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में जनरली हम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन हम किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए राइट करते हैं, यानी कि फंक्शन अपने आप में ब्लॉक ऑफ कोड या फिर अपन कह दें कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम राइट करते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो भी आपकी बिगर प्रॉब्लम या लार्जर प्रॉब्लम्स होती है उनको हम स्मॉलर मॉड्यूल्स जिन्हें हम फंक्शन भी कह सकते हैं या फिर प्रोसीजर भी कह सकते हैं उनमें डिवाइड करते हैं और उनमें से प्रत्येक फंक्शन एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करता है। और किसी भी प्रोग्राम जो भी लार्ज प्रोग्राम जो कि कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे हम इस फंक्शन के कलेक्शन की फॉर्म में हम देख सकते हैं। सी लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शंस डिफाइंड है वो सारे के सारे ग्लोबली एक्सेसिबल है, यानी कि हम अगर किसी भी सी लाइब्रेरी के फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहें तो इजीली यूज कर सकते हैं। हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी लाइब्रेरी है उसे हमें हेडर फाइल के फॉर्म में इंक्लूड करना होगा कि जिस हेडर फाइल के अंदर उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल डिफाइंड है। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जनरली हेडर फाइल्स के अंदर कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, वेरिएबल्स और फंक्शन जो कि और विद द नेम ऑफ मॉड्यूल यानी कि उस फंक्शन का
नेम क्या है, वो सब हमें हेडर फाइल के अंदर डिफाइन करना चाहिए। और उस हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम के अंदर जब भी इंक्लूड करेंगे तो हम उसके अंदर डिफाइंड जितने भी फंक्शंस हैं, उसके अंदर जो भी आपके ग्लोबली डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इनको जब भी हेडर फाइल के अंदर हम इन सबको डिफाइन करते हैं तो किसी भी एक लार्जर प्रोग्राम के अंदर उन मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी होता है। तो ये सी के अंदर फंक्शन अपने आप में एक ब्लॉक ऑफ कोड या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो हम पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए राइट करते हैं। अब बात करते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, क्या क्या उसके लिए सिंटैक्स है। तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, किसी भी फंक्शन को हम सी के अंदर यूज करते हैं तो सबसे पहले बात आती है उसके डिक्लेरेशन की। तो डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि हम कंपाइल डिक्लेरेशन की हेल्प से हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि उस फंक्शन का नेम क्या है, उस फंक्शन के अंदर हम कितने पैरामीटर्स या आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, और जो फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है उसे हम फंक्शन का प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस सिंटैक्स के अंदर ये देख सकते हैं कि जो फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम और उसके अंदर आर्गुमेंट 1 का टाइप, आर्गुमेंट 1 का नेम। इसी टाइप से हमें अगर और भी आर्गुमेंट पास करने हो तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यानी कि आर्गुमेंट पास करने के लिए हम यहाँ पे अगर हमें दूसरा आर्गुमेंट पास करना हो तो हमें दूसरे आर्गुमेंट का टाइप भी बताना पड़ेगा और उसका नेम भी बताना पड़ेगा। यानी कि हम जितने भी आर्गुमेंट हम फंक्शन में पास करना चाहे उतने पास कर सकते हैं, लेकिन हमें ईच एंड एवरी आर्गुमेंट का डेटा टाइप और नेम यहाँ पे सेपरेटली बताना पड़ेगा। हम पर्टिकुलरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे हम उसको टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। तो किसी भी फंक्शन के जो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है उसमें रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट, इन तीनों को कलेक्टिवली हम फंक्शन हेडर कह सकते हैं। यानी कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट विदाउट सेमीकोलन, यानी कि हम इसमें से सेमीकोलन को अगर छोड़ दें तो बचा हुआ जो पार्ट है उसे हम फंक्शन हेडर कहते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन नेम है वो एक आइडेंटिफायर है जो कि फंक्शन के नेम को बताता है, और फंक्शन का नेम सी के अंदर जो भी हम आइडेंटिफायर नेमिंग के लिए जो भी रूल अप्लाई करते हैं उन्हीं नेमिंग रूल्स को अप्लाई करते हुए फंक्शन का नेम राइट करते हैं। यानी कि फंक्शन का नेम भी अपने आप में एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। फिर बात करते हैं पैरामीटर लिस्ट। तो पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, वो पैरामीटर लिस्ट उस फंक्शन के अंदर हम कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, यह मेंशन करती है। तो जनरली यह जो पैरामीटर लिस्ट है वो यह बताते हैं कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन के अंदर हम कौन से डेटा को प्रोसेस करने के लिए कॉल करते वक्त हम उसके अंदर स्पेसिफाई करने वाले हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो हम कुछ जो भी डेटा हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं और वो आपका डेटा किस टाइप का होगा और कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट उसके अंदर हम पास करने वाले हैं। फिर बात आती है रिटर्न टाइप की। तो रिटर्न टाइप उस वैल्यू को स्पेसिफाई करता है जो कि फंक्शन के द्वारा रिटर्न की जानी है। यानी कि फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि फंक्शन के एग्जीक्यूट होने का जो होने पे जो रिजल्ट जनरली जो रिजल्ट जनरेट होता है उस रिजल्ट को जो रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज करते हैं। तो जो रिटर्न टाइप भी अपने आप में जो यहाँ पे कोई भी हम रिटर्न टाइप फंक्शन का जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये जो भी टाइप यहाँ पे हम फंक्शन के लिए एज ए रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन के लिए मेनली फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट और रिटर्न टाइप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को कलेक्टिवली हम फंक्शन हेडर कहते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की। तो फंक्शन डेफिनेशन यह बताता है कि जो फंक्शन
स्पेसिफिक टास्क जिसको परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन को राइट कर रहे हैं वह उस टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा। तो फंक्शन के अंदर जनरली वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जनरली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हम राइट करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भी इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है, यहाँ पे आपका फंक्शन का नेम और जो फंक्शन का हेडर हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सेमीकोलन जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है, और उसके बाद में फंक्शन बॉडी के अंदर जितने भी हम जितने भी यहाँ पे कोड राइट करना, जो भी हमें फंक्शन टास्क परफॉर्म करेगा उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस भी ऑर्डर में जो भी स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है वो हम सब यहाँ इस फंक्शन बॉडी के अंदर राइट करेंगे। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक ही प्लेस पे कर सकते हैं। तो और दूसरा ये है कि सी लैंग्वेज फंक्शन को सेपरेटली या फिर डिफरेंटली डिक्लेयर और डिफाइन करने की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है, और जो स्पेशली लाइब्रेरी फंक्शन के केस में यूजफुल है, क्योंकि जनरली लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस हेडर फाइल्स में डिक्लेयर्ड होते हैं और लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं फंक्शन कॉल की। तो फंक्शन कॉल यानी कि अपने प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शन को कैसे यूज ले रहे हैं, दैट इज फंक्शन कॉल। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो भी प्रोग्राम कंट्रोल है वो उस फंक्शन की बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है, और जो भी जितने भी हम जो पैरामीटर यहाँ पे पास करते हैं वो हम यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर की फॉर्म में फंक्शन कॉल के टाइम पे पास करते हैं। और जब भी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है या फिर अपीयर होता है तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करते हैं वो सारे के सारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो भी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे, फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे जो भी पैरामीटर मेंशन किए हैं उनके द्वारा रिसीव किया जाता है, और फंक्शन जो उन पैरामीटर्स पे वर्क करेगा, उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और अगर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप हमने मेंशन किया है तो उस एज ए रिजल्ट उस टाइप की जो रिटर्न टाइप है उस टाइप की वैल्यू को कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो फंक्शन कॉलिंग के लिए सिंटैक्स है जनरली हम यूज करते हैं फंक्शन नेम, और उसके अंदर जो भी आपका आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 जो भी आर्गुमेंट्स हैं हम कॉमा सेपरेटेड लिस्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं। और ये फंक्शन अब वर्क कैसे करता है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे ये एक हमारा हेडर फाइल हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वॉइड फंक्शन नेम, और यहाँ पे जो आपका ब्रेसेस के अंदर जो फंक्शन बॉडी, ये जो फंक्शन डेफिनेशन है, और उसके बाद में जहाँ पे मैन फंक्शन के अंदर हमने इसको फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। इस फंक्शन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि ये कॉलिंग फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं कर कॉलिंग एनवायरनमेंट को कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। और इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर लिस्ट है उसमें भी हमने कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, तो कॉलिंग के टाइम पे हमें कोई भी पैरामीटर इस फंक्शन के लिए पास नहीं करना है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के लिए फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं कि सी फंक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने होते हैं। पहली बात, किसी भी सी फंक्शन को हम जो भी सी प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक मैन फंक्शन होता है, और जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मैन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस मैन फंक्शन को कॉल करता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रत्येक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। अगर कोई फंक्शन
कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो हम void एज ए रिटर्न टाइप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप void है और अब तब भी हम उस केस के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर किसी भी टाइप के हम जो भी रिटर्न टाइप यहाँ पे मेंशन करते हैं वो रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से रिटर्न कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस एरे और फंक्शंस के अलावा कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। जनरली एरे और फंक्शन को रिटर्न करने का जो तरीका है वो पॉइंटर के थ्रू है, यानी कि हम फंक्शन के लिए पॉइंटर टू फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं और एरे के लिए भी हम पॉइंटर टू एरे रिटर्न कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर लिस्ट को एम्प्टी छोड़ते हैं या ब्लैंक छोड़ते हैं, इसका मतलब हम उस फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करें, यानी कि पैरामीटर लिस्ट अगर स्पेसिफाइड नहीं है तब भी हम उस फंक्शन को किसी भी पैरामीटर के साथ में कॉल कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि वो फंक्शन केवल और केवल विदाउट एनी पैरामीटर कॉल हो तो उसके लिए हमें एक्सप्लिसिटली फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट के अंदर void राइट करना पड़ता है। जो अगर हम फंक्शन के डिक्लेरेशन में अगर हम राइट करते हैं void फंक्शन नेम और जो आपका पैरामीटर लिस्ट में हम अगर void मेंशन करते हैं, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर कॉल करते वक्त हम इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज के उसके बाद हमें देखते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले या फिर कॉल करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर या डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम किसी फंक्शन को डिक्लेरेशन या डेफिनेशन से पहले यूज कर लेते हैं तो कंपाइलर यह ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है कि उस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वह इंटीजर है। तो अगर उस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर के अलावा कोई और होता है तो उस केस में कंपाइलर एरर जनरेट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन के डिक्लेरेशन के अंदर पैरामीटर्स के नेम को स्पेसिफाई करना ऑप्शनल है, यानी कि अगर फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त हम ओनली पैरामीटर्स का टाइप स्पेसिफाई करें, नेम स्पेसिफाई नहीं करें तो भी कोई भी एरर जनरेट नहीं होगी। लेकिन फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पे हमें पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट का टाइप और नेम दोनों मेंशन करना होता है। अब बात करते हैं एक सी के अंदर एक फंक्शन के प्रोग्रामिंग एग्जांपल की। यहाँ पे हमने दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया है और उस फंक्शन के अंदर में देख सकते हैं कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं तो ऐड नंबर्स इस फंक्शन का नेम है और उस फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप इंट a इंट b, तो इंट दोनों ही पैरामीटर इंटीजर टाइप के हैं। फर्स्ट पैरामीटर का नेम a और सेकंड पैरामीटर का नेम b। तो ये जो आपका फंक्शन प्रोटोटाइप या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन है। उसके बाद में हम एक मैन फंक्शन बनाया यहाँ पे और मैन फंक्शन के अंदर दो नंबर्स जो कि n1 n2 और उसके बाद में सम जो कि उन नंबर्स का जो एडिशन का या फिर सम का रिजल्ट स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया एंटर टू नंबर्स और उसके बाद में स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से दोनों नंबर्स को स्कैन किया और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हमें जो भी फंक्शन जिस भी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमें उसी टाइप के वेरिएबल में उस रिटर्न वैल्यू को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो इंटीजर टाइप के यहाँ पे सम है और सम के अंदर हम जो भी यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन को कॉल करने के लिए जैसा कि हमने डिक्लेरेशन पे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने दो पैरामीटर पास किए हैं इंटीजर टाइप के। तो सेम यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे इंटीजर टाइप के और फाइनली जो भी इस केस में फंक्शन जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे या इस कॉलिंग स्टेटमेंट के बाद में फंक्शन का कंट्रोल सीधा फंक्शन डेफिनेशन यानी फंक्शन बॉडी पे ट्रांसफर होगा और इसके अंदर ही आपका जो
यहाँ पे जो भी 2 पैरामीटर हमने पास किए हैं जो वो पैरामीटर यहाँ पे इन ए और बी में रिसीव होंगे और उसके बाद में रिजल्ट के अंदर ए और बी के एडिशन का रिजल्ट स्टोर होगा और रिटर्न स्टेटमेंट जैसे एनकाउंटर होगा तो यहाँ पे हम राइट किया हुआ रिटर्न रिजल्ट, तो रिजल्ट को रिटर्न कर देगा और उसके जो आपका उसके बाद में जो भी इस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इसके में ये जो आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो ये इस सम को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आपके फंक्शन का डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप, ये फंक्शन का कॉल और ये फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि अगर फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट को भी फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। तो फाइनली इसका आउटपुट जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, एंटर 2 नंबर्स। फिर हमने जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 नंबर एंटर किए हैं, 25 फर्स्ट नंबर और 75 सेकंड नंबर, और लास्ट में उसका जो सम प्रिंट होगा दैट इज सम इज इक्वल टू 100। तो ये एक इस टाइप से हम सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन को डिफाइन करने के बाद में फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फंक्शंस को यूज करने के एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहली बात, फंक्शन जो है वो कोड रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं, यानी कि अगर हमें एक फंक्शनैलिटी को बार बार परफॉर्म करना है, अलग अलग जगह पे परफॉर्म करना है किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमारे पास में एक तरीका तो ये होता है कि हम उस कोड को बार बार राइट करें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसके लिए एक फंक्शनैलिटी बना दें, यानी कि एक फंक्शन डिफाइन कर दें और जब भी हमें उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना हो, जिस भी प्लेस पे परफॉर्म करना हो, जितनी भी बार परफॉर्म करना हो, हम उस फंक्शन को कॉल कर लें। तो हमें बार बार एक ही फंक्शन को बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ जरूरत पड़ने पे उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और फंक्शन को डिफाइन करने पे जो आपका जो कोड का मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हमें कोड में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो सिर्फ हमें एक जगह कोड के अंदर चेंज करना पड़ेगा और जो फंक्शनैलिटी को कोड में जो कोड में चेंज एक जगह ही चेंज करते ही पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी को हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर तीसरा एडवांटेज ये है कि फंक्शन जो भी प्रोग्राम हम कोड करते हैं उस प्रोग्राम को मॉड्यूलर बनाते हैं, यानी कि फंक्शन की हेल्प से हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोग्राम मॉड्यूलर है तो प्रोग्राम को रीड करना, प्रोग्राम को यूज करना बहुत ही सिंपल होता है। फिर लास्ट वन, फंक्शन प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि फंक्शन की हेल्प से हम एब्स्ट्रैक्शन को भी अचीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड शोविंग ओनली द एसेंशियल फीचर, यानी कि हमें अगर हम किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करें तो वो प्रोग्राम उस फंक्शन की इंटरनल वर्किंग के बारे में सोचे बिना, उसके बारे में कुछ भी हमें अगर चाहे उसके बारे में पता नहीं हो कि ये फंक्शन इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है और उसकी इंटरनल डिटेल को जाने बिना हम उस फंक्शन को काम में ले सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि हमें सिर्फ फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करना है, फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शंस को यूज करते हैं तो फंक्शन की हेल्प से हम लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम एक ही फंक्शनलिटी को बार बार यूज कर रहे हैं। दूसरा, कोड मेंटेनेंस फंक्शन की यूज करने पे इजी होता है। तीसरा, फंक्शन की हेल्प से हम कोड को मॉड्यूलर बना सकते हैं। और चौथा, हम फंक्शन की हेल्प से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, फंक्शन सी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, फंक्शन की हेल्प से हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। फिर फंक्शन के अंदर हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, और what are the advantages of functions. Thank you.